नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सबसे पहले तो माफ़ी, पिछले 3 दिन से लाइव नहीं आ पा रहा था। कुछ पारिवारिक मजबूरियां थी, जिनका मैं लाइव शो में खुलासा भी नहीं कर सकता। थोड़ा एक ऐसा कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जिनकी वजह से आपको जो आपका रूटीन का काम है, उससे अलग होना पड़ता है। बेटी के साइड पर कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए उनकी कुछ प्रेगनेंसी का मामला था और वो एक दुखद खबर थी, तो इसलिए 3 दिन तक बीच में नहीं आ पाया। आज हम जो बात करने के लिए आए हैं, वो जियाउर रहमान बर्क से रिलेटेड है, समाजवादी पार्टी से रिलेटेड है, संभल से रिलेटेड है। जो एसआईटी गठित की गई थी 24 नवंबर की हिंसा को लेकर के, उसमें जियाउर रहमान बर्क पर शिकंजा एक्चुअल में और भी कस गया है। और एसआईटी ने कल रात दिल्ली पहुंच करके उनको नोटिस थमाया है। 8 अप्रैल से पहले पहले बयान देने के लिए, जांच में शामिल होने के लिए उनको ये कहा गया है कि आप इस जो हिंसा हुई थी उसमें जो आपका नाम आया है, पहले ही नंबर पर इनका नाम है, इसमें आप सहयोग करने के लिए पुलिस के पास आइए। इनको पहले 3 बजे संभल का ही जो इनका आवास है, वहां पर नोटिस थमाने की कोशिश की गई। वहां से ये पूरे परिवार के साथ गायब मिले, ये वहां थे नहीं। इसके बाद पता चला कि दिल्ली हैं, तो दिल्ली में रात को इनको नोटिस इशू किया गया। आप जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही पीडब्ल्यूडी की टीम ने भी इनका जो घर है संभल में, उसकी पैमाइश की थी। ये जानकारी मिली है, ये शिकायतें मिली हैं कि अवैध निर्माण किया गया है, बिना नक्शा पास किए इन्होंने अपना घर बनाया है। तो वहां भी कब बुलडोजर पहुंच जाए कहा नहीं जा सकता है। पैमाइश कर ली गई है, जांच पड़ताल कर ली गई है। और आपको ये भी पता है कि इनको 1 करोड़ 91 लाख रुपए का बिजली चोरी का जुर्माने का नोटिस भी थमाया जा चुका है। यानी जियाउर रहमान बर्क ने जो गुस्ताखी की थी, जो कराई थी 24 नवंबर तथाकथित शाही मस्जिद के सर्वे की टीम के ऊपर पथराव करा करके, हिंसा करा करके, अब ऐसा लगता है कि योगी बाबा महाकुंभ से निपटने के बाद इन पर शिकंजा कसने के मूड में आ गए हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ दूसरी खबरें भी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और रामजी लाल सुमन, जिन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहने की हिमाकत की थी राज्यसभा में, उनके आवास पर करणी सेना ने उग्र प्रदर्शन किया है, तोड़फोड़ हुई है और वहां पर पुलिस का एक इंस्पेक्टर भी घायल बताया गया है। उस पर भी जरा चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग आखिर चाहते क्या हैं? समाज को हिंसा में क्यों झोंकना चाहते हैं? मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके बहुत ही चिर परिचित बाबा रामदास जी, और उन्हीं से जुड़कर के हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाबा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम। बाबा जी, ये जो शिकंजा कसा गया है जियाउर रहमान बर्क पर, क्या लगता है आपको, जो संभल में इनके नेतृत्व में या इनके पूर्वजों के नेतृत्व में हुआ है पिछले करीब करीब 4-5 दशक में, जिस तरीके से हिंदुओं का को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया, उनके धर्म स्थलों को बंद होने के लिए अभिशप्त कर दिया गया, देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं थी, जो विराजमान थी, वहां उन पर धूल चढ़ गई, उनमें पूजा पाठ तक बंद हो गई थी। ऐसा लगता है कि जो तीर्थ थे
उनको तो पुनर्प्रतिष्ठापित और पुनर्जीवित कर ही रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो इन हालातों के लिए जिम्मेदार थे, अब उन पर भी पूरी तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है। सर, अभी आप जो जिक्र कर रहे थे कि इनका जो घर है वो अवैध है, उसके बारे में मैं आपको, आपने कहा कि बहुत जल्दी संभल में, अभी मेरी आपसे, जब मैं आपके शो में आने वाला था तो मुझे लगा कि मैं थोड़े से अपने जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं, क्योंकि अभी आपको पता है संभल 2 दिन होके आया हूँ, 2 दिन संभल रहा मैं, वहां काफी लोकल हिंदू से मिला, मुसलमानों से भी मिला। तो वहां के मित्रों ने मुझे बताया कि संभल में इस बात को लेके इस समय काफी टेंशन है। वो जफर अली सबसे अरेस्ट हुआ है। आज जो है वहां के जितने भी जो तीनों, बहजोई, चंदौसी, संभल की जितनी भी जो तहसील और मुंसिफी की जो कोर्ट्स थी, उनके वकीलों ने पेन डाउन हड़ताल की है आज। और इसके अलावा जफर अली की गिरफ्तारी को लेके बड़ा तनाव है शहर में। जिस दिन मैं गया था उस दिन शहर में पुलिस की प्रेजेंस ऑलमोस्ट, मतलब जो सामान्य किसी भी कस्बे में जो आपको एक आध पुलिस वाला दिख जाता है, बस उतनी सी थी। परंतु आज बता रहे हैं कि काफी ज्यादा पुलिस प्रेजेंस है कस्बे में, क्योंकि जफर अली की गिरफ्तारी को लेके बड़ा तनाव है शहर में। और आपने जहां तक कहा कि वो उसका भी सर्वे हो चुका है इनके घर का, इनके पास न तो किसी किस्म का कोई कागज है, न उस प्लॉट का कोई मालिकाना हक है, न इन्होंने किसी किस्म का नक्शा पास कराया है। तो ऐसे संभल में चर्चा है कि 4 अप्रैल, 8 अप्रैल को जब ये प्रस्तुत होंगे, उससे पहले 4 अप्रैल को ही इनके घर के ऊपर, इस उनके उस अवैध कंस्ट्रक्शन के ऊपर बुलडोजर चलने की पूरी संभावना है 4 अप्रैल को, ऐसी चर्चा है। अब इसमें क्या सच्चाई है, ये तो 4 अप्रैल को ही पता चलेगा। रही बात सर जफर अली की अरेस्ट की बात, पुलिस के पास पूरे, जो एसआईटी है उसने पूरे सबूत इकट्ठे किए हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा बताया गया है कि जब कोर्ट ने आदेश किया कि इसमें मस्जिद में सो कॉल्ड विवादित ढांचे का सर्वे होगा, तो इस बात की जानकारी सिर्फ और सिर्फ जफर अली को थी और किसी को थी ही नहीं। तो इसने सबसे पहले इस जियाउर रहमान बर्क और जो स्थानीय विधायक है इकबाल, मोहम्मद इकबाल ऐसे कुछ नाम है उसका, इन दोनों को के षड्यंत्र में शामिल करके और वहां पे भीड़ जुटाने का काम, और उस पुलिस पार्टी, उस जो कमीशन वहां गया था उसके ऊपर हमला करना, और विष्णु शंकर जैन जी की हत्या का षड्यंत्र रचा, और इसका जो मेन एक्यूज्ड है वो जफर अली है। ऐसी एसआईटी के पास पूरी पुख्ता सूचनाएं हैं। और अब 8 तारीख को जो एसआईटी ने बुलाया है, तो एसआईटी पूरे प्रूफ के साथ बैठेगी और इसको बाकायदा प्रूफ्स दिखा के इससे पूछताछ की जाएगी कि हाँ बताओ अब तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है और तुम्हारा इस हिंसा में क्या रोल था। तो सर ये है फिलहाल आज की रिपोर्ट। तो आप अगला प्रश्न कीजिए, उसके बाद में आपको, आप सर म्यूट हैं, ओंकार सर आप म्यूट हैं। जी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आप बता रहे हैं कि इनके खिलाफ भी एसआईटी के पास बहुत सॉलिड एविडेंस हैं, तो क्या इस बात की भी हम संभावना मान करके चलें कि जिस तरह जफर अली को गिरफ्तार किया गया है, जियाउर रहमान बर्क पर भी उस तरह का शिकंजा कसा जा सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है? सर बिल्कुल, जियाउर रहमान पे तो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और जियाउर रहमान ने ही ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा था। और आज संभल में जो भी हालात पैदा हुए हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जियाउर रहमान हक ही है। इसकी पूरे पुख्ता सबूत है एसआईटी के पास, यूपी पुलिस के पास, और उसके, और इसकी भी संभावना है। हालांकि जियाउर रहमान बर्क जो है वो शायद हाई कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ स्टे लेके आए हुए हैं।
ओमकार सर आप सुन सकते हैं, सुन मुझे? क्योंकि हाँ, आप म्यूट हैं सर। जी जी हाँ, जी। तो सर इस बात की भी, क्योंकि उसका क्या लीगल स्टेटस है मुझे पता नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी गिरफ्तारी के ऊपर जो स्थगन आदेश ले रखा है, अब उससे इनकी गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती इसकी तो अब ये तो समय बताएगा। परंतु अगर वो स्थगन आदेश वाला कानूनी पचड़ा न हो तो गिरफ्तारी तो इनकी तय है सर, आज नहीं कल। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि इन्होंने जो अपराध किया। और सुनिए, वो पांचों जो मौतें हुई हैं उस बलवे में, उसका दोष भी अल्टीमेटली जियाउर रहमान बर्क के सिर पे ही जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, आमतौर पे ये माना जाता है कि जियाउर रहमान बर्क, आई मीन जो इनके दादा थे शफीकुर रहमान बर्क, और ये जो वर्तमान विधायक हैं, इनसे हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है, आमतौर पे ये माना जाता है संभल में। परंतु इस केस से पहले जियाउर रहमान बर्क और इकबाल जो विधायक हैं, इनकी आपस में सुलह हो गई थी, और उस दिन जो भीड़ जुटाई गई थी इन दोनों ने जुटाई थी, मिलके जुटाई थी। और अगल बगल के जितने भी मदरसे और वो सब हैं, और जो भी अगल बगल की मस्जिदें हैं, अगल बगल में जो संभल है, संभल के हर 5-10 किलोमीटर बाद बगल में एक एक कस्बे हैं, वहां से लोग आए थे। मैंने स्थानीय लोगों से पूछा, जब मैं संभल गया था तो मैंने लोगों से पूछा कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है, और स्थानीय लोग अपनी खुद की जिम्मेवारी से बचने के लिए ऐसी बात कहते हैं कि साहब हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये तो बाहरी लोग थे, ये तो बाहरी लोग थे। बोले जी हजारों की भीड़ जुटी थी, अब उसमें कौन किसको पहचानता है। मैंने कहा पुलिस ने तो सबकी वीडियोग्राफी कराई है। पुलिस के पास तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो ड्रोन से वीडियोग्राफी करा लेते हैं, बहुत ऊपर से करा लेते हैं। और इसके अलावा पुलिस के पास वीडियोज हैं बहुत सारे। तो जितने लोग उस भीड़ में शामिल थे और जो पत्थरबाजी हो रही थी उसके बहुत सारे वीडियो है। तो ये इस चीज से के पीछे तो आप छुप नहीं सकते। अच्छा, एक और अफवाह सर फैली थी, कुछ न्यूज़पेपर ने ही ये फैलाई थी कि संभल से पलायन हुआ है और बहुत से लोग घरों में ताला लगा के चले गए हैं। तो मैंने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि क्या सचमुच घरों में से ताला लगा के कुछ लोग गायब हैं। उन्होंने बोला जी ये जिस दिन ये 24 नवंबर को ये बलवा हुआ था, उसके बाद कुछ दिन तक ये स्थिति जरूर थी, पर धीरे धीरे लोग वापस आ गए थे। और जो लोग भी वांटेड थे हिंसा में, या जिनको भी पुलिस ने नोटिस सर्व किया था, ज्यादातर लोग जो हैं, जो लोकल्स थे, वो उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और वो कानूनी प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं। जिनकी पुलिस अभी तक पहचान नहीं कर पाई है, या जो बाहरी लोग थे, या जिनकी गिरफ्तारियां अभी होनी बाकी हैं। पर संभल शहर के अंदर ऐसी कोई बात देखने में सुनने में नहीं आई कि लोग जो हैं वो डर के मारे शहर छोड़ के भाग गए हैं। शहर जब मैं गया था तो ऑलमोस्ट एकदम नॉर्मल था, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं था। हाँ, मुसलमानों में इस पूरे घटनाक्रम को लेके एक गुस्सा जरूर है, और हिंदुओं में आशंका है, आशंकित हैं। हिंदुओं का ये था कि आज तक कभी इस प्रकार की शांति कभी भी आज तक संभल में नहीं रही, और संभल में जिस तरीके से हिंदुओं ने होली मनाई है, और होली वाले दिन जुमे के रोज जो है पूरा का पूरा मुसलमान जो है वो अपने घरों में, आमतौर पे उन्होंने सड़कों पे आना अवॉइड किया। बाजार तकरीबन सभी बंद रहे उस दिन, होली का मतलब सम्मान करते हुए, चाहे पुलिस का जो भी दबाव रहा होगा। और जिस प्रकार से ये जफर अली की गिरफ्तारी हुई है, और जो पूरा सर ये गुस्सा है, तो हिंदू इस बात को लेकर आशंकित मुझे जरूर दिखे कि रमजान के बाद हमारे ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से हो सकता है। और इस बात को लेके हिंदू जनता जो है वो वाकई बहुत आशंकित थी। लेकिन इधर एक और नोटिस इशू हो गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ईद पर कोई भी अपने घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ पाएगा,
सड़क पर भी नहीं पढ़ पाएगा। केवल ईदगाह और नमाज जो मस्जिद है, ईदगाह और मस्जिद, केवल 2 जगहों पर ही नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। तो ऐसा लगता है कि योगी सरकार पूरा एहतियात बरत रही है। न केवल संभल बल्कि पूरे प्रदेश में ही ये कह दिया गया है कि आप घर की छतों पर या सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। सर अब देखिए, छतों पर न पढ़े, इसको लेके मैं डाउटफुल तो हो सकता हूं, पर सड़कों पे नहीं पढ़ी जाएगी ये तय है। सड़कों पे नमाज नहीं होगी, इतना इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। छतों पे पुलिस कैसे रोक पाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति अगर अपनी घर की छत पे या अपने घर के अंदर, तो लोग पढ़ते ही हैं, खैर तो छत पे अगर पढ़ भी लेते हैं सर, तो उससे पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर में कोई दखल पैदा नहीं होता है। एक व्यक्ति अगर अपने घर की छत पे नमाज पढ़ रहा है तो पढ़ सकता है। हाँ, एक चीज और जो संभल में मुझे दिखाई दी, नहीं, मामला यहाँ केवल एक व्यक्ति या एक परिवार के नमाज पढ़ने का नहीं है छत पर। समूह कई में, बार क्या होता है कि समूह में जो है बुला लिया हाँ जाता है वो लोगों को। बिल्कुल, हाँ, हाँ तो वो समूह में, एक गलत मैसेज जाता है हाँ दूसरे धर्म के लोगों में, वो एक सर, दहशत का वातावरण पैदा। समूह में नमाज पढ़ने का, सड़क पे नमाज पढ़ने का, सड़क का ट्रैफिक रोक के नमाज पढ़ने का, रेल की पटरियों पर बैठकर नमाज पढ़ने का उद्देश्य मुस्लिम समाज का सिर्फ एक होता है कि अल्पसंख्यकों या बहुसंख्यक हिंदू समाज को डराना, धमकाना और उनको अपनी धमक दिखाना या उनको अपना संख्या बल दिखा के आतंकित करना, डराना, और इसकी इजाजत योगी जी की सरकार में नहीं मिलेगी। पर सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैं संभल में था तो मैं जब भी लोगों से बात करता था तो उन्होंने एक ही आशंका व्यक्त की, सबने, उन्होंने कहा जी ठीक है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, परंतु कब तक? कहते कल को यदि योगी जी न रहे, भाई ठीक है, आज तो अनुज चौधरी जैसा जांबाज पुलिस अफसर है और कृष्ण बिश्नोई जैसा एसपी है संभल में, और योगी जी जैसा कुशल प्रशासक और नो नॉनसेंस एटीट्यूड वाला नेता है, तो हम लोग सुरक्षित हैं और हम लोग, परंतु कब तक? कल को यदि अखिलेश यादव जैसा कोई मुस्लिम परस्त, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू हंता, हिंदू हत्यारा, यदि कोई चीफ मिनिस्टर आ जाता है जिसको सनातन की हर चीज से, हर एक चीज से, जिसे हिंदुत्व से नफरत है, कल को उसकी सरकार यदि दोबारा आ जाती है तो ये मुसलमान तो हमारा फिर जीना दुभर कर देंगे। इसलिए आज वहां का हिंदू आज उस कल को लेकर आशंकित दिखाई देता है। मैंने कहा भाई हिंदुओं को एक एकता बनानी चाहिए, एक लीडरशिप खड़ी करनी चाहिए। कल को मौका पड़ने पे पुलिस तो बाद में आएगी, आप लोग, जैसे वहां पे 4 मुख्य मोहल्ले हैं सर, संभल में ना 4 मोहल्ले हैं, और जहां पे हिंदुओं का एक कंसंट्रेशन है, या एक तरह से आप समझ लीजिए कि हिंदू सब एक साथ रहते हैं। तो मैंने पूछने की कोशिश की, मैंने कहा कल को जैसे जो 78 वाला दंगा हुआ था, या उससे पहले 78 से पहले दंगा 76 में भी हुआ था यहाँ, जी जी। तो मैंने कहा कि ऐसी स्थिति कभी दोबारा न बने। तो उन्होंने बोला जी बात यह कि हम तो इनके रहमो करम पे जिंदा है, हम बहुत शुक्रगुजार है कि 78 के बाद अब तक कोई दोबारा दंगा है। मैंने कहा अगर दोबारा हो जाएगा तो क्या करेंगे? उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वो तो सिर्फ इसी बात को है कि ठीक है भैया, अगर योगी जी जैसी कोई हिंदुत्ववादी सरकार रहेगी तो हमारी सुरक्षा है, नहीं रहेगी तो हम तो फिर अखिलेश जैसों के रहमो करम पे ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार मैं सोचता हूं, और आपके दिमाग में भी ये बात आती होगी, संभल में कोई कानून का राज था या नहीं था, या अराजकता का ही बोलबाला था, जिसके जो जी में आ रहा है वो कर रहा है। एक मस्जिद पर एक बिजली घर नुमा चीज बना दी गई और वहां से 100 लोगों को फ्री सप्लाई हो रही थी। ये सांसद जो संविधान की शपथ लेते हैं, कानून बनाने का काम सांसदों का होता है, ये खुद बिजली चोरी कर रहे थे,
इनको 1 करोड़ 91 लाख रुपए का हर जाने का जुर्माने का नोटिस इशू किया जा चुका है। आप खुद बता रहे हैं कि जो ये घर बना हुआ है, ये अवैध तरीके से बना हुआ है, कब्जाई हुई जमीन पर बना हुआ है। तो कोई किसी तरह का कानून का कोई खौफ है, नहीं है। और जिस तरीके से पलायन हुआ है पिछले 4 दशक में, 5 दशक में हिंदुओं का, जिस तरीके से वहां पूजा स्थलों की स्थिति करके रखी गई, जो तीर्थ स्थल थे, उनका अब जाकर के अगर योगी जी नहीं होते तो शायद वो तीर्थ स्थल भी नहीं खोजे जा सकते थे, उनको बहाल नहीं किया जा सकता था। तो संभल में ये क्या हालत करके छोड़ी थी। और अब जो हमें संकल्प दिखाई दे रहा है योगी जी की तरफ से, लगता है वो तो संकल्पित हैं, पूरी तरीके से संकल्पबद्ध हैं कि जो संभल का पुराना गौरव था वो लौटाना है हर हालत में, और ये गुंडागर्दी खत्म करनी है। सर बात ये है ना, योगी जी गुंडागर्दी खत्म कर देंगे, परंतु अखिलेश यादव जैसा कोई भी नेता जब वापस सत्ता में आएगा, अगर कभी आया तो उनका जो पहला काम होगा वो है मुसलमानों को एकदम फ्री हैंड देना, एकदम खुली छूट, और प्रशासन को यह सख्त निर्देश देना कि किसी भी मुसलमान गुंडे, आतताई, आतंकवादी, बदमाश, माफिया के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करनी है। ये स्पष्ट निर्देश होता था। आपने तो, आप तो खुद यूपी में बैठे हैं सर, कि एसएचओ को और एसएसपी को स्पष्ट निर्देश होता था कि किसी यादव और किसी मुसलमान के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करनी है। अगर मजबूरी में करनी पड़ जाए तो फिर क्रॉस रिपोर्ट दर्ज करो, इनकी तरफ से भी करो, उनकी तरफ से भी करो, और सामने वाली पार्टी पे भी बराबर की ही संगीन, बल्कि और ज्यादा संगीन धाराएं लगा दो, जिससे कि कल को दोनों पार्टियों पे दबाव बनाकर कॉम्प्रोमाइज कराया जा सके। तो सर ऐसे में जो ये परिस्थितियां है ना, हिंदू इस बात को लेकर आशंकित रहता है। और ये लोग सारे एक ही सुई में से निकले हुए हैं क्या? रामजीलाल सुमन ने क्या बयान दिया राज्यसभा में? राणा सांगा को गद्दार बता दिया। आज तो वहां करणी सेना ने अच्छी खासी तोड़फोड़ की है, हिंसक प्रदर्शन हुआ है आगरा में। उसके घर पर जितनी गाड़ियां खड़ी थी सबके शीशे वगैरह तोड़ दिए गए, और पुलिस के साथ भी झड़प हुई है वहां लोगों की। सर ये तो देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी लीडरशिप, रामजीलाल सुमन तो बहुत ही छोटा सा प्यादा है। जब समाजवादी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप हिंदुओं को गाली देकर, हिंदुओं की आस्था को गाली देकर, हिंदुओं के आराध्य देवी देवताओं को गाली देकर, हमारे भगवान राम, कृष्ण और शिव को जो है भला बुरा कह के, उनको डिसओन करके, कुंभ जैसे महाआयोजन, महाकुंभ जैसे है महातीर्थ का अपमान करके, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने का और उनके वोट लेने का ये इनका उपक्रम है। तो सर जब अखिलेश यादव की ये पॉलिसी है तो रामजीलाल सुमन तो फिर बहुत छोटा सा एक प्यादा है। और एक बात बताइए ना, रामजीलाल सुमन ने कहा तो अखिलेश तुरंत उसके बचाव में कूद पड़े। तो मैं तो कहता हूं कि ये जो करणी सेना वालों ने जो रामजीलाल सुमन के घर पे उत्पात करके जो गाड़ियां तोड़ी हैं, वो इनफैक्ट गलत जगह हाथ डाल रहे हैं। तब इनको तो जो इनका जो उस्ताद है, इनका जो बॉस है, उससे हिसाब किताब करना चाहिए ना कि हाँ भाई तू बता तेरे को क्या प्रॉब्लम है। मतलब हिंदुओं को गाली देके ही तेरी पॉलिटिक्स चलनी है क्या? ये तो हर गलत आदमी के साथ खड़े हुए दिखते हैं अखिलेश यादव तो। नहीं, अभी वो अखिलेश यादव तो वो हाई कोर्ट वाले जज के पक्ष में बयान दे रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं जी उधार लिया होगा किसी से, और वो तो हाँ ईमानदारी का सर्टिफिकेट जज को दे रहे हैं। जी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वो वीडियो जारी किया है कि उसके घर में नोटों में आग लगी हुई है, पता नहीं लगी हुई है या लगाई हुई है। वो पूरा मामला तो अभी खुल करके सामने आएगा। लेकिन किसी जज के यहाँ 15 करोड़ या उससे ज्यादा
रकम मिल रही है और उसमें आग लगी है या लगाई गई है, और उस मामले में भी आप जज का बचाव करने के लिए बेशर्मी के साथ ताल ठोक करके कैमरों पर आ जाते हैं। ये तो दुस्साहस की पराकाष्ठा है। और बात ये ना सर कि किसी भी कीमत पर मतलब हिंदुओं या राइट विंग की किसी भी सोच के खिलाफ जाना है जिससे कि मुसलमानों को खुश किया जा सके। और सर असल में बात क्या है कि मुसलमानों को खुश करने की इस वक्त एक होड़ लगी है, कंपटीशन चल रहा है, मैं फर्स्ट। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में कंपटीशन है, तो निश्चित रूप से अभी तो अखिलेश जी बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आप जुड़े और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, जय श्री राम। जय श्री राम।